बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन अलीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा, बेसिक केमिस्ट्री की हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, आज हम जो 10th क्लास का जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। आज हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं। कंटेंट्स में 4 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स को, नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे लिपिड्स को, और एट द एंड वी विल डिस्कस द न्यूक्लिक एसिड। तो ये 4 टॉपिक हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं जी, वेरी फर्स्ट स्लाइड विल स्टार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? जैसा कि नाम लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, कार्बो लफ्ज निकला है कार्बन से और हाइड्रेट मीन वाटर, तो इनको हम कह सकते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड कार्बन्स यानी ऐसी कार्बन्स हैं जिनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। अब हम आते हैं इनकी डेफिनेशन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। पहली बात तो यह है कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 10,000 AMU या उससे बड़ा होता है। तो पहले आप ये देखें कि मैक्रोमॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 AMU या इससे बड़ा, जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 AMU या इससे बड़ा होगा, उनको हम कहेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल्स। डिफाइंड एज, इनको किस तरह डिफाइन किया जाता है? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं। पहली तो बात ये देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है या वो कीटोन भी हो सकता है। अगर एल्डिहाइड होगा तो उसको हम एल्डो शुगर कहेंगे, अगर कीटोन होगा तो उसको हम कीटो शुगर कहेंगे। और उसके साथ साथ पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब है एक से ज्यादा, और हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ साथ पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स भी लगे हुए हैं, यानी एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स भी अटैच हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो फिर डेफिनेशन क्या बनी? कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये केमिकली एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं जिनके साथ एक से ज्यादा तादाद में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं। इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CxH2OY। CxH2OY इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है, इनको तैयार कैसे किया जाता है? एक बड़ा फेमस रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर किया जाता है। आपने पढ़ा होगा इसको कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करती है क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में। क्लोरोफिल क्या है? ये एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीव्स के अंदर पाया जाता है, पत्तों में पाया जाता है। तो पत्तों में जो सब्ज मादा है क्लोरोफिल, उसकी मौजूदगी में, और सनलाइट यानी जो सूरज की रोशनी है उसकी मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और साथ में जो है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरह सिंथेसाइज किया जाता है, तो जो नेचुरल प्रोसेस है वो है जी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें इनकी टाइप्स। 3 तरह के जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स और डाई या ओलिगोसेक्राइड्स। पहले हम देखते हैं मोनोसेक्राइड्स क्या है। मोनो का मतलब होता है 1, मोनो मीन 1, और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। इसका मतलब हो गया सिंगल शुगर। अब सिंगल शुगर का मतलब क्या है? सिंगल शुगर का मतलब यह है कि मोनोसेक्राइड्स आर सिंपलेस्ट शुगर्स। ये सादा तरीन शुगर्स हैं विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, जिनको मजीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। अब इसमें होता क्या है कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जब जिनका रिएक्शन करवाते हैं वाटर और एसिड के साथ तो इनके सब यूनिट्स नहीं बनते,
यानी ये किसी भी जो सब यूनिट से मिलकर नहीं बने होते, इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, इनको कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। अब इनके अंदर जो कार्बन एटम की तादाद होती है 3 to 9, 3 से लेकर 9 तक कार्बन एटम्स होते हैं। दूसरी बात, इनकी टाइप्स कौन सी हैं? ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। ट्राइओज में 3 कार्बन होती हैं, टेट्रोज में 4 कार्बन होती है, पेंटोज में 5 कार्बन होती है, हेक्सोज में 6 कार्बन। इसी तरह आगे हेप्टोज अगर आप लेना चाहते हैं तो हेप्टोज में 7 कार्बन, तो इसी तरह ऑक्टोज तो वो 8 कार्बन हो जाएंगी। ग्लूकोज इज पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाइल फ्रक्टोज इज पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। अब जो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो सब्सटेंस हैं, ये दोनों ही मोनोसेक्राइड हैं। ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी दोनों जो हैं ये मोनोसेक्राइड हैं, यानी दोनों जो है वो 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 6 कार्बन मोनोसेक्राइड्स हैं। जो ग्लूकोज है वो पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, जबकि फ्रक्टोज जो है वो पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसमें 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन है जिसके अंदर। अब जो ग्लूकोज जो है वो पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यानी इसके पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होंगे, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पेंटा मीन 5, 1 हाइड्रोक्सिल, 2 3 4 और 5 पेंटाहाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गए। अब ये क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में क्या होता है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन। अब जो कार्बन की वैलेंसीज बच गई हैं उनके साथ हमने हाइड्रोजन लगा दें हैं। जैसे यहां पर बच गई एक वैलेंसी, हाइड्रोजन लगाए, यहां पर एक वैलेंसी बच गई, हाइड्रोजन लगाए। 4 वैलेंसीज पूरी करनी होती हैं। यहां पर भी एक हाइड्रोजन, यहां पर भी एक हाइड्रोजन, यहां पर भी एक हाइड्रोजन, यहां पर भी एक हाइड्रोजन। तो ये बन गया जी ग्लूकोज का फार्मूला, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी तरह अगर आप कीटोन का फार्मूला बनाना चाहते हैं तो फ्रक्टोज का फार्मूला बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। नेक्स्ट देखें, अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं जी। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इनकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनका कलर वाइट होता है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, दे हैव स्वीट टेस्ट, इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, यानी ये रिड्यूस करते हैं अदर सब्सटेंसेस को। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स, इसलिए इनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी डाई या ओलिगोसेक्राइड्स। जब मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो वो ओलिगो या डाइसेक्राइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी, एक है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे, रिएक्ट करेंगे तो सक्रोज बनाएंगे। सक्रोज क्या है? डाइसेक्राइड। डाई का मतलब 2, सेक्राइड का मतलब शुगर। तो अब इनकी डेफिनेशन देखें कि इनकी डेफिनेशन क्या है कि जो ओलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड हैं, जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये 2 से 9 मोनोसेक्राइड के यूनिट देते हैं। यानी जब आप इनको हाइड्रोलाइज करेंगे, इनका वाटर और एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो इनसे नए सब यूनिट बनते हैं। ठीक है जी, तो वो सब यूनिट किसके होंगे? वो मोनोसेक्राइड के होंगे। तो जो ओलिगोसेक्राइड होते हैं या डाइसेक्राइड होते हैं, जब उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो उनसे 2 से लेकर 9 तक जो है वो मोनोसेक्राइड के यूनिट्स बनते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास सक्रोज है, C12H22O11, ये आम शुगर है जो हम घरों में यूज करते हैं। जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है वाटर की मौजूदगी में तो हमारे पास 2 यूनिट बनते हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। तो मैंने इसलिए अलग-अलग लिखा कि एक जो यूनिट है वो ग्लूकोज का होगा, जो दूसरा यूनिट है वो फ्रक्टोज का होगा। अब देखिए जी इनकी क्लासिफिकेशन, दे कैन बी डाइसेक्राइड। अगर हाइड्रोलाइज करने से 2 शुगर यूनिट बन रहे हैं तो डाइसेक्राइड कहलाएगी। अगर 3 बन रहे हैं तो ट्राइसेक्राइड, अगर 4 बन रहे हैं तो टेट्रासेक्राइड। इसी तरह ये 9 तक ये मैक्सिमम यूनिट यील्ड कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज देखें, ये वाइट होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। दे आर आल्सो स्वीट इन टेस्ट बट नॉट एज स्वीट एज मोनोसेक्राइड्स। दे मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग हो भी सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या है?
पोली मीन मैनी, यानी जब जिनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो बहुत सारे शुगर के यूनिट्स बनते हैं, यानी ज्यादा बनते हैं, उनको कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स मोनोसेकेराइड यूनिट्स। जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो कई सौ से लेकर कई हजार तक यूनिट्स जो है वो बनते हैं। एग्जांपल क्या है इनकी पॉलीसेकेराइड की? स्टार्च है, सेलुलोज है। स्टार्च जो है ये पाया जाता है पौधों में, जिस तरह चावल है, दाल, जो गंदम है, अनाज है, सीरियल, वो स्टार्च है। और जो सेलुलोज है वो लकड़ी वगैरह में पाया जाता है, ठीक है, पत्ते में भी सेलुलोज, लकड़ी में जो तना है पौधे का उसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। दे आर इन प्लांट सेल के अंदर। दे आर अमॉर्फस सॉलिड, ये जो होते हैं ये अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, यानी क्रिस्टलाइंस नहीं होते। दे आर टेस्टलेस, इनका टेस्ट कोई नहीं होता और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, इनकी जो नेचर है वो नॉन रिड्यूसिंग होती है। हमारे पास स्टार्च है, इसकी एग्जांपल एक सेलुलोज है, और एक और एग्जांपल लिख लें ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये पौधों में नहीं पाया जाता बल्कि एनिमल के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इंसान जो खुराक खाता है स्टार्च वाली, वो इंसान के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। नेक्स्ट देखें जी, यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनके यूजेस क्या हैं। और पहले देखें, बॉडी के अंदर ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं जी। इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, यानी जब ब्लड में शुगर की कमी हो जाती है तो हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं जो हमारे ब्लड में जाकर शुगर की कमी को पूरा करते हैं, ब्लड में शुगर को रेगुलेट करते हैं। प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। हमारी जो अंतड़ियां हैं उसमें कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी रहते हैं जो हमारे खुराक को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो उनको जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट फराहम करते हैं ताकि वो जिंदा रहें। डाइटरी फाइबर्स हेल्प्स टू कीप बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली, इसमें डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं जो हमारी जो अंतड़ियों की मूवमेंट है उसको प्रॉपर करते हैं ताकि हमें जो है वो किसी तरह की कॉन्स्टिपेशन का मसला ना हो। फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल, इसमें जो फाइबर लेवल है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखें, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग, ये हमारे मसल्स को क्रैम्पिंग, यानी क्रैम्पिंग से भी इसको बचाते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक प्रोटीन। प्रोटीन क्या है जी? प्रोटीन हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मीन इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, किसके मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर, यानी जब कई हजार अमाइनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। ऑल प्रोटीन यील्ड अमाइनो एसिड अपॉन हाइड्रोलिसिस, जिस तरह आप कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर मोनोसेकेराइड के यूनिट मिलते हैं, इसी तरह जब आप प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, मिनिमम 10,000 अमाइनो एसिड। दे मेक अप ऑफ बल्क ऑफ नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल बॉडीज। नॉन बोनी स्ट्रक्चर कौन सा होता है? यानी जो मसल्स होते हैं जिस्म के, जो स्किन है, जो मसल्स हैं, हेयर हैं, नेल्स हैं, यानी जो हड्डियों के अलावा जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है आमतौर पर वो प्रोटीन का बना हुआ है। दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ एनिमल, सेल्स और एनिमल टिश्यूज का मेजर कंपोनेंट है। अबाउट 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल, यानी सेल का जो ड्राई वेट, इसमें वाटर अगर रिमूव कर लिया जाए तो जो रिमेनिंग वेट बचेगा उसका जो 50% है वो प्रोटीन का बना हुआ है। सोर्सेज क्या है इसके जी? मसल में पाई जाती है, स्किन के अंदर, हेयर, नेल्स, वूल, वूल कहते हैं ऊन को, ऊन में पाई जाती है, और इस तरह फीदर्स जो परिंदों के पर होते हैं उनमें भी जो है वो प्रोटीन होती है। अब देखिए अमाइनो एसिड क्या होता है और पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। अमाइनो एसिड वो बेसिक यूनिट है जिनके बार बार मिलने से प्रोटीन वजूद में आती है। अब हमारे पास टोटल जो है वो 26 अमाइनो एसिड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। अमाइनो एसिड्स 26 हैं। इन 26 में से जो 20 हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं बॉडी की प्रोटीन बनाने के लिए। ये अमाइनो एसिड होता क्या है? अमाइनो एसिड बेसिकली देखें, कार्बन है जी, कार्बन के साथ 4 ग्रुप्स अटैच हैं। एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा,
एक तरफ अमाइनो ग्रुप अटैच होगा, एक तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच होगा और एक तरफ हाइड्रोजन अटैच होगी। ये किसी भी अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है। जब भी आप यहां से R को चेंज करेंगे तो अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। और टोटल जो अमाइनो एसिड यूज होते हैं प्रोटीन बनाने में वो 20 टाइप्स के होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं, 26 हैं। उन्हीं को बार बार अगर आप सीक्वेंस चेंज करके मिलाते जाएंगे तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बन जाएगी। ठीक है जी। तो इसी तरह जो प्रोटीन है, जस्ट आपने अमाइनो एसिड की सीक्वेंस चेंज करनी है तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो प्रोटीन चेंज हो जाएगी। अब बनता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का कार्बोक्सी ग्रुप एक का और दूसरी का अमाइनो ग्रुप आप रेड में देख रहे हैं, यानी कार्बोक्सी ग्रुप का OH और अमाइनो का OH। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और एक बॉन्ड बनेगा कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान। ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह इधर नाइट्रोजन है NH2 और इधर COOH है, दोनों तरफ से जो रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा और एक लंबी चेन वजूद में आएगी। उस चेन का नाम होगा पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन यानी जिसमें एक से ज्यादा अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये मिलकर जो है वो प्रोटीन्स बनाती हैं। यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन देखें। एनिमल प्रोटीन आर मीट, जो मीट है मटन, चिकन, फिश, एग्स, ये सारे प्रोटीन्स हैं। इसके बाद एंजाइम्स जो हैं जो बॉडी में हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करते हैं, हमारी बॉडी में होने वाले जो रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिनको हम कहते हैं एंजाइम्स, वो एंजाइम सारे के सारे क्या हैं, वो प्रोटीन्स हैं। इस तरह हाइड्स कहते हैं खालें, जो जानवरों की खालें होती हैं वो प्रोटीन है। ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट हैं वो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, उनके अंदर जो शामिल हैं जैसे पल्सेस, दालें, बीन्स, फलियां, ये जो हैं ये क्या हैं, ये प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट देखें जी, हमारा टॉपिक है लिपिड्स का। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये भी मैक्रोमॉलिक्यूल हैं। बने किसके हुए हैं? फैटी एसिड के और ग्लिसरॉल के। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं। देखिए हमने अभी तक पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट किसके मिलने से बनता है? मोनोसेकेराइड्स। प्रोटीन किसके मिलने से बनती है जी? प्रोटीन बनती है जी अमाइनो एसिड के मिलने से। इसी तरह जो लिपिड्स हैं वो किसके मिलने से बनता है? लिपिड्स बनता है जी जो एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के, उनके मिलने से बनता है। और एस्टर किससे बनता है जी? फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। जब एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिलता है तो बनता है एक एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उसके बार बार मिलने से क्या बनते हैं जी? लिपिड्स बनते हैं। अब देखिए हमारे पास जो एस्टर्स हैं उसके दो पार्ट हैं, एक है फैटी एसिड और दूसरा है ग्लिसरॉल। फैटी एसिड जो होता है वो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। आमतौर पर जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको ही हम फैटी एसिड कहते हैं। जैसे देखें C15H31 COOH, इसको हम पामिटिक एसिड कहते हैं। C17H35 COONH, इसको बोलते हैं स्टीरिक एसिड। और जो राइट साइड पे लिखा है फार्मूला CH2OH, CHOH और CH2OH, ये कहलाता है ग्लिसरॉल का, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। तो जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलेंगे तो क्या बनेगा? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनेगा, जिसको हम एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बोलते हैं। और वही हमारे क्या है? लिपिड्स हैं। यूजेस और सोर्सेज देखिए इनके क्या हैं। एनिमल फैट यानी एडिपोज टिश्यू, जो चर्बी मौजूद है बॉडी के अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा ऑयल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से जो ऑयल्स निकलते हैं, ठीक है, उसका जिस तरह आप कह लें कैनोला ऑयल है, सरसों का तेल है, ये सारे लिपिड्स हैं। इसी तरह मेरीन एनिमल्स जो हैं जैसे सॉल्मन है या वेल्स हैं, उनसे जो हासिल किया गया ऑयल है वो भी जो है वो लिपिड्स ही होता है। इनके यूजेस कहाँ पे होते हैं? सोप इंडस्ट्री में। सोप इंडस्ट्री में जो टैलो यूज होती है, टैलो कहते हैं एनिमल फैट को। एनिमल फैट को यूज किया जाता है साबुन बनाने के लिए। एनिमल फैट में डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डालेंगे तो उससे क्या बनेगा? सोप बनेगा। इसी तरह ऑयल किस में यूज होता है? कुकिंग में यूज होता है। कॉड लिवर ऑयल जो है, जो फिश के लिवर का ऑयल होता है, उसको मेडिसिन बनाने के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखें जी, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड जो है, पहली तो बात यह है कि डिस्कवर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस,
इसको हमने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस से। और दूसरी चीज कि इसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। दो वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। न्यूक्लिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्कवर हुआ, और एसिड इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी नेचर जो है वो एसिडिक होती है। इसको डिस्कवर किया गया था पस सेल में से इसको डिस्कवर किया गया था। न्यूक्लिक एसिड क्या है जी? न्यूक्लिक आप स्ट्रक्चर देखें, ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। जैसे आपने पढ़ा ना अभी कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, और जो न्यूक्लिक एसिड है वो किससे मिलकर बनता है? वो न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर, और तीसरा फास्फेट ग्रुप PO4-3। तो इन 3 को जब आप मिला लेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और जब न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग चेन्स बनाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो उससे जो है वो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। हम देखते हैं बारी बारी कि ये 3 कंपोनेंट्स है वो क्या हैं। पहला कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जो है वो 4 तरह की हो सकती है। एडेनिन हो सकती है, गवानीन हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है, थायामीन और यूरासिल। ये 5 किस्म की नाइट्रोजन बेस होती है। बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड की 2 किस्में हैं, एक डीएनए है और एक आरएनए है। तो जो डीएनए होता है उसके अंदर एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायामीन होती है, जबकि जो आरएनए होता है उसमें थायामीन की जगह पर जो है वो यूरासिल होती है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, डिफरेंस है दोनों के दरमियान। दूसरा जो कंपोनेंट है इसका वो राइबोज शुगर, यानी 5 कार्बन शुगर होती है। ये राइबोज भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोज भी हो सकती है। अगर राइबोज होगी तो वो आरएनए में होगी, अगर डीऑक्सी राइबोज होगी तो वो डीएनए में होगी। और तीसरा इसका पार्ट है फास्फेट ग्रुप PO4-3। अब ये देखें, इसकी एक स्कीमेटिक कंपोजिशन बनाई हुई है। ये जो नंबर 1 पे रेड कलर का डॉट नजर आ रहा है आपको, ये नाइट्रोजन बेस है। इट मे बी गवानीन, एडेनिन, साइटोसिन, थायामीन। और ये जो 5 कॉर्नर मेंबर नजर आ रहा है आपको, ये राइबोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर। और ये जो आपको फ्लैग नजर आ रहा है ब्लू कलर का, ये फास्फेट ग्रुप है। तो ये फास्फेट, ये 3 चीजें मिल जाएंगी आपस में तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और ये जो न्यूक्लियोटाइड जब अगेन रिपीट होगा तो उससे जो है वो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, उसको हम देखते हैं। पहले देखिए डीएनए क्या है। डीएनए सबसे पहले देखें कि डीऑक्सी राइबोज इज यूज्ड इन स्ट्रक्चर। जो डीएनए होता है उसमें जो राइबोज शुगर होती है उसका एक ऑक्सीजन कम किया होता है, यानी डीऑक्सी राइबोज होती है। इसमें कौन कौन सी होती है? एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायामीन, 4 बेसिस होती हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर। एक ये वाला स्ट्रैंड है और दूसरा ये वाला स्ट्रैंड है। जब दोनों स्ट्रैंड मिल जाते हैं तो ये एक डीएनए बनाते हैं। ये जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ है, यानी इसके ऊपर जो है वो इंसानी जिस्म के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, खसूसियात हैं, उन तमाम की इन्फॉर्मेशन जो है वो इसी डीएनए के ऊपर लिखी होती है कि किसी की आंखें कैसी होगी, ठीक है, वो जो बच्चा है वो इंसान का है या बंदर का है या किसका बच्चा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए के ऊपर लिखी होती है। यानी ये डिटरमिन करते हैं स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को। इसके अलावा दे कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं उन तमाम प्रोटीन की जो रेसिपी है, जो स्कीम है कि किस सीक्वेंस से अमीनो एसिड जोड़ेंगे तो कौन सी प्रोटीन बनेगी, तो वो सारी सीक्वेंस जो है वो जो सारी रेसिपी है, जो सारे फार्मूलाज हैं वो डीएनए के ऊपर ही लिखे होते हैं। नेक्स्ट देखें जी आरएनए। आरएनए क्या है? इट स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें जो शुगर होती है वो राइबोज होती है। इट इज नॉट डीऑक्सी राइबोज, इट इज राइबोज। इसके अलावा जो इसके अंदर बेसिस होती हैं वो एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और यूरासिल होती हैं। सिंगल स्ट्रैंड, एक सीधी लड़ी होती है, एक सीधा स्ट्रैंड होता है। इनका काम क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना अलोंग विद राइबोसोम्स। जो सेल होता है उसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं उनके साथ मिलकर जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अब ये करते क्या है? ये प्रोटीन बनाने की जो रेसिपी है, जो फॉर्मूला है, जो सीक्वेंस है, वो डीएनए से लेके आते हैं और लेकर आने के बाद उसको राइबोसोम की मदद से डिफरेंट अमीनो एसिड को जोड़कर जो है वो प्रोटीन तैयार कर लेते हैं जी। ये है जी हमारा आज का लेक्चर। अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कॉन्सेप्ट्स हमारे किस तरह अप्लाई होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सी मौजूद नहीं होती जी? थायामीन मौजूद नहीं होती, इसकी जगह पे जो है वो यूरासिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज द फॉर्मूला ऑफ स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला है C17H35COOH।
ये जो है वो स्टेरिक एसिड का फार्मूला है, इसी से सोप बनाया जाता है। अगर आप देखना चाहें कि सोप का क्या फार्मूला है तो फार्मूला होगा C17H35COONA, यानी जब आप इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा C17H35COONA, इसको कहा जाता है सोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेक्राइड, इसमें से कौन सा जो है वो मोनोसेक्राइड नहीं है। अब देखिए फ्रक्टोज, ये सिंगल यूनिट है 6 कार्बन वाला, ये मोनोसेक्राइड जो है ये मोनोसेक्राइड है। बीटा या राइबोज, इसमें 5 कार्बन होते हैं, ये भी मोनोसेक्राइड है। डेल्टा है ग्लूकोज, इसमें 6 कार्बन होते हैं, ये भी जो है वो मोनोसेक्राइड है। जबकि जो चार्ली ऑप्शन है सक्रोज, ये मोनोसेक्राइड नहीं है बल्कि ये डाइसेक्राइड है। और ये डाइसेक्राइड किसका बना होता है, डाइसेक्राइड बना होता है जी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इन दोनों के मिलने से जो है वो सक्रोज बनता है। यहां पर ये हमारा चैप्टर आज का एंड होता है। आई होप कि आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इसके साथ साथ MK प्रिपरेशन के नाम से हमारा जो फेसबुक पर चैनल है, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो पेज है फेसबुक पर MK प्रिपरेशन के नाम से, उसको भी फॉलो कीजिए। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए। अल्लाह हाफिज़।